हेलो गाइस, वेलकम टू माय डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रीजनेंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज आपको इस समय बोलूंगा कि आप ध्यान से सुनिए कि जो रीजनेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको कई टॉपिक पढ़ाया हूं। दैट मीन्स मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया और फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया, ताकि हम जब रीजनेंस पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। आपको एक ये स्ट्रेट लाइन चलना है कि किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक हम पढ़ेंगे, ताकि हमारे लिए इजी हो जाता है। जब हम 11th में आते हैं तो हमें कई सारे चीज क्या होता है, कंफ्यूजन टाइप की लगता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को क्या है हम दूर तब कर सकते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से जंप किया लेकिन एमओटी के ऊपर है, या एकदम से आपने जंप किया रीजनेंस के इफेक्ट के ऊपर है, या इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जंप किया, तो उसमें दिक्कत होती है। सो मैं आज ये कहता हूं कि रीजनेंस जो होता है ना, रीजनेंस क्यों पढ़ते हैं या इसका मीनिंग क्या है। आप कई जगह वीडियो देखे होंगे कि उस वीडियो में आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको 16 इयर्स का एक्सपीरियंस आज मैं बताने जा रहा हूं कि मैं जो बताता हूं प्रैक्टिकल लेवल की बात बताता हूं। जो लिखाई बात है या जो थियोरिटिकल चीज तो थोड़ा बहुत होती है, बट साथ में एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले जब हम चीज को पढ़ते हैं तो हमारा कोर्स में या हमारे 11th 12th जेईई या नीट लेवल में इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये भी एक बहुत बड़े मायने रखता है। और आपकी पढ़ने का जो तरीका और पढ़ाने का तरीका है ये डिफरेंट होती है। आप किस तरह से, जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप भूले ना, और इसको आप सही तरीके से अपनी जो कोर्स में, अपनी जो सिलेबस है, अपनी जो टारगेट है जेईई या नीट, उसमें आप इजीली अप्लाई कर सके। लेट्स स्टार्ट। सो रीजनेंस का एक दूसरा जो नाम है मेसोमेरिज्म। पहले आपको दिमाग में बैठाना है कि यू शुड पुट इन योर माइंड दैट दिस टू आर ओनली वन थिंग। जैसे आपकी एक स्कूल में गुड नेम कुछ और होती है और निक नेम कुछ और होता है, इसी टाइप से रीजनेंस का भी दो नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिज्म। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं कि 1920 में, कब है? 1920 में हाइजेनबर्ग इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? 1920 में हाइजेनबर्ग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, रीजनेंस की जो कंसेप्ट है। उसके बाद पॉलिंग एंड इनगोल्ड क्या किए ना, इनको एक्सटेंड किए। वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर कि रीजनेंस का जो कंसेप्ट है हाइजेनबर्ग ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? 1920 हाइजेनबर्ग इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। लेटर बाद में इट इज एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड इनगोल्ड। अराउंड 1933 में हम देखते इनगोल्ड ने क्या किया था ना, इस जो रीजनेंस का नाम को क्या किया ना, बदल करके मेसोमेरिज्म कर दिया। भाई इसका दूसरा नाम दे दिया कि मेसोमेरिज्म है। क्लियर? सबसे पहले आपको ये नहीं भूलना कि किसने दिया था, कब दिया था, और लेटर इसको किसने एक्सटेंड बा मॉडिफाई किया या इसके कुछ न्यू थिंग्स ऐड किया है, वो है पाउलिंग और इनगोल्ड है। और 1933 में लेकिन रीजनेंस का दूसरा नाम इनगोल्ड ने बताया कि इसका नाम मेसोमेरिज्म है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम आगे जाते हैं कि ये रीजनेंस में होता क्या है। सबसे पहले आप पढ़ने से पहले, आज साइंस स्टूडेंट, आज 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट, यू शुड पुट ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हम अपने आप से एक सवाल पूछे कि हम ये इसको क्यों पढ़ते हैं, पर रीजनेंस में होता क्या है एक्चुअली, और रीजनेंस का क्या इफेक्ट। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, सबसे पहले सोचना है कि इसमें होता क्या है, किसने बताया, इसकी क्या बेनिफिट है, क्या एप्लीकेशन है, क्या कंडीशन है। तो बहुत सारे थिंग्स आपके माइंड में आना चाहिए। जब आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, अराइज होती है, देन इट इज बेनिफिट फॉर यू एंड इट इज ए गुड थिंग टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो हम सिर्फ इसको थ्योरी की तरह ना पढ़ लें, इसको ये भी ध्यान रखें आगे जाके इसके ऊपर क्वेश्चन भी
करना है। आपका मेन गोल जो है कि जेईई या नीट आईआईटी को क्रैक करना है और साथ में सीबीएसई में एक गुड परसेंटेज के साथ स्कोर करना है। क्लियर? अगर हम देखते हैं कि रेजोनेंस में हम 4 पार्ट को आगे जाके पढ़ेंगे इस वीडियो में। हो सकता है मैं पार्ट 1 बता दूं, बट बाकी द डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट 1 में, इसको मैं देखता हूं कि पार्ट 1 में मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां पे। दिस इज पार्ट 1। सो पार्ट 1 में मैं क्या बताऊंगा ना, हाउ टू ड्रॉ regenerating structure, how to draw the regenerating structure and what is resonance, what is resonance. So part 1 पढ़ने के बाद you are able to clear about these 2 things. Second thing, जब हम part 2 में आएंगे यहां पे मैं आपको बताता हूं। दिस इज पार्ट 2 में जब रेजोनेंस की पार्ट 2 में हम जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। पर रेजोनेंस कहां पर होगा? सपोज मुझे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, चलो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, बट आगे जा करके आपको ये सोचना है कि एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। हाउ टू नो? सो एक तरह से हम कह सकते हैं हाउ टू नो स्ट्रक्चर विल शो रेजोनेंस। दिस इज द सेकेंड पार्ट में देयर आर 5 कंडीशंस है या 6 कंडीशंस है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और थर्ड पार्ट में जब हम पहुंचते हैं, दिस इज द थर्ड पार्ट। पार्ट 3 में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं ना, पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस एंड पार्ट 4 में इसके एप्लीकेशंस। Because this is a big topic, this is not a very small topic, this is a very big topic, so we cannot cover all the things in one video. That's why I segregate these things into 4 different parts. तो इसीलिए आप मेरे एवरी वीडियो को जो रेजोनेंस से रिलेटेड देखना ना भूलना। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। You have to noted it and you just remember that there are 4 parts I have to going to teach in this resonance topic. This is my first video and I have to teach about the part 1 only. Okay? So what do you mean by resonance? Resonance क्या है? This is a word. This is an English word. But what is its meaning in chemistry? But what is it? मीनिंग इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका मीनिंग क्या है ना। इससे पहले मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं और इसका क्या रूल्स है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर का हम रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? हम देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली। इसका मतलब क्या है कि वो कहता है एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का 2 और मोर देन 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। क्लियर? सो ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम 2 से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बट इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसीलिए देखा गया कि है कि नहीं, जो उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो कौन है? दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। आई कैन राइट हियर ए मॉलिक्यूल
may have one or more than one Lewis dot structure, but none of the structure will satisfy, but will explain all the properties of this molecule. The actual existence is the resonance हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो इसमें कहने का क्या मतलब है कि ए मॉलिक्यूल का मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, बट ये सारे स्ट्रक्चर बाय इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट फिर कौन करता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है इस जो मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ हमें बताता है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है? ये ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर है या इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, आपको देखना है। आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए 3 मीनिंग आ सकता है इसमें। दिस इज एन ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर और दिस इज ए इक्विलिब्रियम मिक्सचर और थर्ड वन इज दिस इज ए इंटरमिक्सिंग स्ट्रक्चर, इंटरमिक्सिंग ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मेरे पास 3 क्वेश्चन है अभी आपके लिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको क्या समझ आया है। Right, this is a oscillating structure between the canonical forms, या it is the equilibrium mixture of all the canonical forms, या it is intermixing of canonical forms. Now these two are wrong. This is wrong. This is also wrong, but this is right. कभी आप ये मत सोचना this is resonance hybrid structure is oscillating structure है कि या it is not equilibrium mixture, but it is intermixing of all the canonical या resonating structure. क्लियर? अभी हम देखते हैं कि इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये बातें समझाऊंगा अभी ना कैसे होता है। सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल दैट इज ओजोन, क्योंकि इस ओजोन के बारे में हमने क्या किया है ना, बहुत 2-3 बार हमने इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके। यू आर फैमिलियर विथ O3 मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे सिंगल लोन पेयर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। दिस इज ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1। सो ए O3 मॉलिक्यूल का मैंने दूसरा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर? जब मैं ड्रॉ करता हूं तो कैसे होगा है ना, लाइक दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मैंने यहाँ पे सिंगल कर दिया, यहाँ पे सिंगल था तो डबल कर दिया, लाइक दिस। क्लियर? एंड हियर ओनली 2 लोन पेयर। अगर आपने इसको लिख लिया, आई कैन एरेज इट बिकॉज मुझे कुछ स्पेस की इस समय जरूरत है, मैं इसको यूज करूंगा और इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे काम की है। क्लियर? सो दीज 2 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है कि नहीं? सो इनको जब हम इंटरमिक्स करेंगे, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा, जो कैनोनिकल फॉर्म्स को हम डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाइब्रिड को हम इस टाइप की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा आएगा, लाइक दिस। और यहां पर क्या हुआ, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब व्हाट ना, O3 ओजोन का। क्लियर?
यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि अगर ओजोन मॉलिक्यूल अगर डबल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कम होगी, दैट इज 121 पिकोमीटर। अगर सिंगल बॉन्ड है दिस इज 148 पिकोमीटर है। बट हकीकत में जब देखा गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को जब हमने एनालिसिस किए तो वहां पे पता लगा कि ये दोनों बॉन्ड क्या है, इनकी लेंथ इक्वल है। इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, दैट इज 128 पिकोमीटर है। बट यहां पर आप देख सकते डबल का बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है। बट ऐसा है कि नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में O3 मॉलिक्यूल में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो जहां पर हमें पता लगा कि दीज टू बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ, सो दैट मीन्स है कि नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हुए ना, हाइब्रिड हो गए, मिक्स हो गए। सो मिक्स होने के बाद एक वन बॉन्ड दिस हाफ बॉन्ड, तो इस टाइप से है कि नहीं, दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गया है। सो यहां पर हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, दिस इज कैनोनिकल फॉर्म्स, यू कैन राइट हियर दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो यहां पे टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और इन दोनों को मैंने इंटरमिक्स किया और दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ O3। अभी आपको समझ आ गया होगा, है कि नहीं। तो दीज आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट किसकी रियल एग्जिस्टेंस है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अभी आपको समझ आ गया कि रेजोनेंस का मतलब क्या है ना, रेजोनेंस का मतलब एक तरह से हो गया ना इंटरमिक्सिंग ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जिसका है ना वो रेजोनेंस हाइब्रिड का ही है। क्लियर। अब बात आता है कि नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि हाउ बाय रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले हम रूल को याद करना है, उसके बाद मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर आज कराऊंगा। क्लियर। आपने अगर नोट कर लिया दैट्स आई कैन इरेज। सो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक न्यू थिंग्स और शॉर्टकट ट्रिकी एंड वेरी इंपोर्टेंट थिंग बताने पर हूं। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, मेरे चैनल को, आप लोग का जो प्यार है मेरे प्रति वो मुझे दिखता है कि आप थोड़े से दिन में आप लोग ने मुझे इतनी लाइक किया, इसलिए मैं आप लोग का आभारी हूं एक तरह से। अब हम देखते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ पा रहे ना, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी रूल की हमें देखना है। सो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ना जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट कैन बी पॉसिबल फॉर ए प्लानर स्ट्रक्चर। सो जहां पे हाइब्रिडेशन, आपको इसलिए मैंने पहले हाइब्रिडेशन पढ़ाया ताकि आपको पता है प्लानर का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडेशन, एटलीस्ट sp3 नहीं होना चाहिए, sp हो जाए तो चल जाएगा, बट आपको sp2 में क्या होता है मोस्टली कि डबल बॉन्ड होती है। तो दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, वो जो स्ट्रक्चर है वो प्लानर होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ये दिस इज प्लानर, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है sp2 है, डबल बॉन्ड है तो sp2। इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं ना, एक प्लानर स्ट्रक्चर है, क्या है ना, प्लानर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होता है ना, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एटम्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब इनकी प्लेस जो है, प्लेसमेंट फिक्स है।
आटम का पोजीशन, दैट मीन्स पोजीशन आटम्स डज नॉट चेंज। डज नॉट but only electrons can move। तो दो रूल्स मैंने आपको बताया अभी तक कि एटम्स की पोजीशन, यहां पे देखिए कि एटम का पोजीशन फिक्स है बट इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे। यहां पे जैसे यहां पे देखते दो लोन पेयर, यहां एक, यहां पे तीन है, बट यहां पे तीन हो गया, यहां पे दो हो गया, लाइक दिस। तो पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स बट है कि नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, या पाई बॉन्ड दे कैन चेंज। ये आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम थर्ड पॉइंट में जाएंगे, बाद थर्ड रूल में जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि थर्ड रूल में हम देखते हैं इस समय ना, द नेगेटिव चार्ज should be on electronegative atom and positive charge be on electropositive atom। क्लियर? ये चीज आपके पास होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज के पास होना चाहिए। क्लियर? ना ऐसा क्यों है, आप कह सकते हैं कि सर व्हाई दिस इज हैपन, भाई ऐसा क्यों है ना। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर आता है वो उसको अनस्टेबल, स्ट्रक्चर को क्या करता है, अनस्टेबल करवा देता है। क्या करता है ना, अनस्टेबल करवा देता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव में आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर आना चाहिए। एंड फोर्थ रूल हम आप देखते हैं कि लाइक चार्ज शुड नॉट बी कम क्लोजर, शुड नॉट बी ऑन एडजेसेंट एटम एंड unlike charge should not be widely separated। unlike charge should not be widely। so जो पॉजिटिव है एक ने सेम एटम एडजेसेंट एटम के पास नहीं आना चाहिए, या जो प्लस और माइनस वाला वो ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? और फिफ्थ में हम देखते हैं न, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैज ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो कंट्रीब्यूट करके रिजेनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हल्का सा फर्क हो सकता है बट इट इज नियर बाय 99% आप कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट में आपको सिक्स्थ पॉइंट लिखवाता हूं यहां पे, अगर आपको दिख रहा है ना, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम टोटल चार्ज। ये सिक्स्थ, जब आप रिजेनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आपकी दिमाग में ये 6 रूल को आपको रखना है। सबसे पहले आप देखते हैं कि इट इज पॉसिबल वी कैन ड्रॉ रिजेनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर ए प्लानर स्ट्रक्चर जो प्लेन में है। दूसरी चीज है कि जो पोजीशन ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज। कौन चेंज होता है? आप कह सकते हो ओनली
इलेक्ट्रॉन्स कैन चेंज, और कौन मूव करता है? ओनली द 5 इलेक्ट्रॉन कैन मूव। आप यहां पे लिख सकते हैं द 5 इलेक्ट्रॉन्स बाय 5 बॉन्ड्स कैन शिफ्ट, क्योंकि सिग्मा जो है फिक्स होती है, सिग्मा का डिलोकलाइजेशन नहीं है। क्योंकि मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ाया नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेकिन जैसे रीजनल्स टॉपिक खत्म होगा आपको बड़े बड़े मजेदार चीज में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि नहीं? अगर एक गरीब के पास, अब देखिए कोई एक रिक्शा चलाता है, वो चलाते चलाते उसको रास्ते में जाते जाते क्या हुआ ना, 1 करोड़ रुपीज एक बोरी में मिल गया। जब उसको मिल गया वो क्या करेगा? उस पैसे से क्या करेगा? वो पागल हो जाएगा एकदम। तो कभी देखा ही नहीं भाई इतने पैसे और एकदम से उसको पैसा मिल गया, है कि नहीं? वो एकदम से एक कहां भाग जाएगा, है कि नहीं? कितना सपना देखने लग जाएगा, है कि उसको छुपाने लग सकता है, कई सारी चीजें। मीन्स ही बिकेम अनस्टेबल। सिमिलरली मिलियनियर अगर कोई है तो उसके पास अगर 100 रुपीज खो जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 100 रुपीज उसके पास आ जाता है या 1000 रुपीज उसके पास आता है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप से मैं कहता हूं अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज सुटेबल, अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इट इज फेवरेबल है। बट अगर ऑपोजिट कंडीशन होता है इट इज ए वेरी ट्राजिक कंडीशन है। सिमिलरली हम देखते हैं कि लाइक चार्ज शुड नॉट बी एन एडजेसेंट एटम, लेकिन तो सेम एटम के पास क्या होता है ना, लाइक चार्ज नहीं होना चाहिए ताकि रिपल्सन होती है। लेकिन जब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, फॉर्मल चार्ज में हम क्या देख रहे थे? स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? वी जस्ट टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे थे हमें इसी चीज को ध्यान रखना है इसमें जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लेकिन लाइक चार्ज शुड नॉट बी ऑन एडजेसेंट एटम एंड अनलाइक चार्ज शुड नॉट बी वाइडली सेपरेटेड। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा सेपरेटेड नहीं होना चाहिए। और 5th पॉइंट हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। सेम नहीं हो सकता है 100%, बट ऑलमोस्ट दे हैव इक्वल एनर्जी। इसके बारे में है कि हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम टोटल चार्ज, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है नंबर से वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। हम एक में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसमें जरूर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डालूंगा। अभी इस वक्त आप देखिए कि मैं एक स्ट्रक्चर आपको कैसे रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है और वेरी इजी ऑल्सो। आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप लुईस स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो आपको ये मुश्किल नहीं लगना चाहिए ना। कैसे? अगर मैं बात करता हूं SO3 की बात करता हूं, सपोज वेरी सिंपल मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, ये जल्दी से SO3 लाइक दिस। सो अगर लुईस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सही में इतने बॉन्ड होंगे या नहीं होंगे, मैं गलत हूं या सही हूं, मैं कैसे चेक करूंगा आपको ना? दिस इज SO3 का मैं रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना। मैं बता रहा जहां डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, जहां सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर लगा दो, अपने आप को स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि जब रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर में चेक कर लेता हूं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ना, सल्फर का हो गया 6 प्लस 6 इंटू 3 18 20 24, और N2 हो गया 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू अदर आइटम दैट इज 4, so 8 into 4 that is equal to 32. So N3 मेरा कितना आ गया ना, N2 minus N1 32 minus 24 that is equal to 8 divided 2 that is equal to 4 बॉन्ड है मेरे पास यहाँ पे 4 बॉन्ड 1 2 3 4, दैट मीन्स मेरा अभी तक को स्ट्रक्चर सही है। मैं N4 में जाता हूं, दैट इज N1 माइनस N3, सो 24 माइनस 8 दैट इज कितना हो जाएगा, 16 शायद हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2
तो 8 लोन पेयर में। हेलो गाइस, अभी हम देखते हैं कि 8 लोन पेयर हो गया है। तो 8 3 3 6 2 8। अब इसका हम रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं SO3 का। आप मत भूलिए, अभी SO3 का जब रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, अभी हम देखेंगे कि 3 ऑक्सीजन है 1 2 3। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंगल, और यहां पे आ जाएगा आपकी डबल। तो यहाँ 3 था तो 2 लोन पेयर हो गया, और यहाँ पे 2 था तो 3 हो गया। जरूर आप आरो जरूर लगाना ना भूलना, अगर आरो नहीं लगाते तो आपकी गलत हो जाएगी। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अभी यहां आ गया। अभी बारी किसका है ना, इसकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ आया तो ऑटोमेटिकल फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा ना, एस सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर, क्लियर। और फिर यहां सिंगल हो गया मीन्स 3 लोन पेयर, और यहां डबल हो गया तो मतलब 2 लोन पेयर। अब मेरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरा हो चुका है। और मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाऊंगा तो मैं इस टाइप की बनाऊंगा लाइक दिस। इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, हाइब्रिड बना रहा हूं इसकी ना, O एंड O ऑक्सीजन आइटम हो गया। और तीनों जगह में हाफ बॉन्ड बाय डॉटेड लाइन खींच दिया, क्योंकि तीनों जगह में डबल बॉन्ड ओवरलैप होता था। ये हो गया मेरे लिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और these 3 are the canonical structure. These 3 are what? Canonical structure. तो हेलो गाइस, नाउ द SO3 का रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया हूं। और नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर नहीं भूलना कि मैं और भी आपके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। और उसके बाद हम जो इसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एप्लीकेशन, लेकिन एक कंडीशन फॉर रेजोनेंस, बहुत सारे इन डेप्थ थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जरूर मेरे एक चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। थैंक यू फॉर ऑल एंड सपोर्ट।